अरे विमला देवी, आपको शर्म नहीं आती? किसी पराये मर्द को गोद में उठा रखा है। उतारो मुझे नीचे। अरे तुम मेरे बच्चे हो। मैं कितनी बार कहूँ आपसे, आप दोनों मेरे माँ बाप नहीं हो। अरे आप समझते क्यों नहीं? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। हाँ। और मेरी एक बीवी है जो प्रेग्नेंट है। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, उसे मेरी जरूरत है। गवार लोगों, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मेरी एक बीवी भी है जो प्रेग्नेंट है। ये बच्चा पागल है, इसे पागल खाने भेजो, नहीं तो ये पूरी बस्ती को पागल कर देगा। पिछले जन्म में मैं मर गया था और अब मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ अपनी पत्नी के लिए। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हे भगवान, ये मुझे कहाँ गवार लोगों के बीच भेज दिया। इससे अच्छा तो मुझे मेरी बीवी के पास ही भेज देते। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक किसान के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वो बच्चा 4 साल का हुआ तो उसने अपने माँ बाप से ऐसी बात कही जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। उसने कहा, मेरा नाम देवांश नहीं है, मेरा नाम कर्नल रघुवीर है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मेरी एक बीवी भी है जो प्रेग्नेंट है। मैं एक मिशन में शहीद हो गया था और मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, इसलिए मैंने दोबारा जन्म लिया है। सोचिए, 4 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द। क्या ये महज बचपन की कल्पना थी या फिर वाकई किसी पुनर्जन्म की रहस्यमय कहानी? आखिर इस मासूम बच्चे की बातों के पीछे क्या सच्चाई छिपी है? क्या सच में इसका कोई पिछला जन्म था या ये बच्चा सिर्फ एक कहानी सुना रहा है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। हरियाणा के उस छोटे से गांव में उस दिन एक बच्चे का जन्म हुआ। उस दिन खूब जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये खुशियां चंद दिन में उजड़ने वाली थीं। किसान रामपाल के घर बरसों बाद किलकारी गूंजी थी। पंडित जी ने कहा, लड़का देवी का अंश है, इसका नाम देवांश रखो। देवांश की परवरिश साधारण किसान परिवार में होने लगी, लेकिन उसकी आदतें असाधारण थीं। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसका व्यवहार गांव के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जिस उम्र में बच्चे मिट्टी में लौटते, कंचे खेलते, उस उम्र में देवांश सुबह 4 बजे उठ जाता। वो नन्हे नन्हे कदमों से खेत की मेड़ों पर दौड़ लगाता, ऐसे जैसे कोई फौजी ट्रेनिंग कर रहा हो। रामपाल और उसकी पत्नी हंसते, हमारा बेटा तो पहलवान बनेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती थी। देवांश लकड़ी के फट्टों को जोड़कर बंदूकें बनाता और अजीब सी भाषा में दुश्मनों पर चिल्लाता। उसने 3 साल की उम्र में ऐसी जिद पकड़ी कि रामपाल को शहर जाकर उसके लिए एक आर्मी ऑफिसर की वर्दी सिलवानी पड़ी। वो उसे पहनकर घूमता और गर्व से अपनी छाती फुला लेता। सबसे अजीब बात रात में होती थी। देवांश को अक्सर नींद में अजीब सपने आते। वो देखता कि एक खूबसूरत औरत, जिसे वो सपने में प्रिया कहता था, रोते हुए उसकी कलाई पर कुछ बांध रही है और कह रही है, वापस जरूर आना। फिर उसे दिखता कि वो किसी बर्फीले पहाड़ पर है, गोलियों की आवाजें आ रही हैं, घमासान युद्ध हो रहा है, और हर बार सपना एक ही जगह खत्म होता। 3 गोलियां उसके सीने में लगती, एक जोरदार बम धमाका होता और अंधेरे में डूबने से पहले वो उस औरत से किया वादा याद करता, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। फिर वो पसीने से लथपथ प्रिया चिल्लाता हुआ जाग जाता। रामपाल और उसकी पत्नी घबरा जाते। उन्हें लगता बच्चे को नजर लग गई है। जब देवांश 5 साल का हुआ, तब तक उसके माता पिता उसकी हरकतों के आदी हो चुके थे। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने उनकी दुनिया हिला दी। रामपाल खेत से लौटा तो देखा देवांश घर के आंगन में बैठा जोर जोर से रो रहा था। रामपाल ने उसे गोद में उठाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, किसी ने मारा क्या? देवांश ने अपने नन्हे हाथों से रामपाल के हाथ झटक दिए और गुस्से से बोला, आप मेरे पिता नहीं हो, मैं यहां कैसे आया हूं? मेरी बीवी और मेरे बच्चे कहां हैं? रामपाल और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। 5 साल का बच्चा बीवी बच्चे की बात कर रहा था। उन्हें लगा उनके बेटे पर कोई ऊपरी साया है। उन्होंने झाड़ फूंक करवाई, मंदिर मस्जिद ले गए, तावीज पहनाए, लेकिन देवांश की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। वो अब बार बार एक ही बात दोहराता, आप मेरे माता पिता नहीं हो, मेरे माता पिता तो एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। मेरा नाम देवांश नहीं है, मेरा नाम कर्नल रघुवीर है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और मेरी उम्र 30 साल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। रामपाल उसे डांटता, चुप हो जा, पागल हो गया है क्या? लेकिन देवांश रोते हुए कहता, मेरी एक बीवी है प्रिया, वो प्रेग्नेंट है, मुझे उसके पास जाना है।
उसे मेरी जरूरत है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं लौट कर आऊंगा। गांव में बात फैल गई कि रामपाल का बेटा पागल हो गया है। रामपाल और उसकी पत्नी शर्म और डर के मारे किसी से नजरें नहीं मिला पाते थे। देवांश की हालत ऐसी हो गई थी कि उसने कई बार घर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार गांव वाले उसे पकड़ लाते। एक दिन उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। वो बस एक ही रट लगाए हुए था, मुझे प्रिया के पास जाना है। रामपाल और उसकी पत्नी, जो बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने देवांश को एक कमरे में बंद करना शुरू कर दिया, कहीं उनका बेटा सच में घर से भाग ना जाए। वो असहाय थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी लीला है। बेटे की बिगड़ती हालत देखकर एक दिन रामपाल का धीरज जवाब दे गया। वो थक हार कर गांव के प्रधान के पास पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। प्रधान जी, मेरा बेटा वो पागल हो गया है। रामपाल ने रोते हुए सारी बात बताई। वो खुद को दिल्ली का कोई कर्नल रघुवीर बताता है, कहता है उसकी बीवी है, उसे उसके पास जाना है। वो दिल्ली का पूरा पता बताता है। मैं क्या करूं प्रधान जी, मेरा एक ही बेटा है और हम उसे खोना नहीं चाहते। प्रधान भी रामपाल की बात सुनकर हैरान रह गया। 5 साल का बच्चा और कर्नल, ये कैसे हो सकता है? प्रधान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, रामपाल, बात तो अजीब है, लेकिन बच्चे की जिद और जो वो पते बता रहा है, मुझे लगता है इस राज का पता दिल्ली जाकर ही लगेगा। हमें उस बच्चे को दिल्ली ले जाना पड़ेगा। प्रधान को याद आया कि उसकी एक रिश्तेदार कणिका दिल्ली पुलिस में एसपी है। प्रधान ने तुरंत एसपी कणिका को फोन मिलाया। कणिका बेटी, एक अजीब मामला है, कणिका ने कहा। जी बताइए चाचा। प्रधान ने संक्षेप में देवांश के बारे में सब बताया। वो बच्चा एक नाम और पता दोहराता रहता है, कर्नल रघुवीर और उसकी पत्नी प्रिया। जरा पता करो बेटी, क्या उस पते पर ऐसा कोई रहता है या रहता था? कणिका, जो सबूतों और तर्क पर यकीन करती थी, उसे ये बात बकवास लगी। प्रधान जी, आप भी किन अंधविश्वासों में पड़ गए? कोई बच्चा कहानी सुना रहा होगा। प्रधान ने मिन्नत की। बस एक बार पता कर लो बेटी, बच्चे की जान का सवाल है। कणिका ने बेमन से हामी भर दी। अगली सुबह प्रधान का फोन बजा। फोन पर कणिका थी और उसकी आवाज में घबराहट थी। प्रधान जी, जो एड्रेस आपने बताया था वो सही है। उस पते पर कर्नल रघुवीर नाम का एक आर्मी ऑफिसर रहता था। 4 साल पहले एक सीक्रेट मिशन के दौरान वो शहीद हो गया था। उसकी पत्नी का नाम प्रिया है और उसका एक 4 साल का बेटा भी है। ये सुनते ही प्रधान के रोंगटे खड़े हो गए। वो सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। कणिका ने आगे कहा, प्रधान जी, ये मामला बहुत गंभीर है। ये आर्मी और सरकार से जुड़ा है। हो सकता है ये कोई साजिश हो। मैं इस मामले की खुद जांच करूंगी। मैं अभी हरियाणा के लिए निकल रही हूं। प्रधान फौरन रामपाल के घर भागा। रामपाल, तुम्हारा बेटा जो कह रहा है वो सच है। सच में दिल्ली में एक आर्मी ऑफिसर रहता था, रघुवीर नाम का, जो शहीद हो गया था। उसकी बीवी का नाम प्रिया है और एक 4 साल का बेटा भी है। रामपाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हे भगवान, तो क्या ये पुनर्जन्म है? उसे डर लगने लगा कि कहीं वो अपने बेटे देवांश को खो न दे। प्रधान ने कहा, पता नहीं, कुछ ही देर में दिल्ली से एसपी कणिका यहां आती ही होगी। वो खुद इस सच्चाई का पता लगाएगी। कुछ घंटे बाद गांव की धूल भरी सड़क पर एक पुलिस जीप आकर रुकी। जीप में से एक तेज तर्रार, रौबदार वर्दी पहने महिला अफसर उतरी। एसपी कणिका। कणिका सबूतों पर यकीन करती थी। पुनर्जन्म जैसी बातों को वो अंधविश्वास समझती थी। उसके दिमाग में बस एक ही शक था, इस बच्चे को एक शहीद कर्नल और उसकी पत्नी के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे है? कहीं ये आतंकवाद से जुड़ा कोई मामला तो नहीं? कहीं इस बच्चे को ट्रेन तो नहीं किया गया? कणिका ने आते ही पूछा, कहां है वो बच्चा? देवांश, जो एक कमरे में बंद था, उसे बाहर लाया गया। एसपी कणिका को देखते ही देवांश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे पूरा यकीन था कि ये अफसर उसकी बात जरूर समझेगी। देवांश ने कणिका की नेम प्लेट पढ़ी और एक फौजी की तरह तनकर बोला, अच्छा हुआ एसपी, कणिका आप यहां आ गईं। प्लीज मुझे मेरी बीवी और बच्चे के पास ले चलिए। कणिका देवांश की बात सुनकर चौंक गई। इस 5 साल के बच्चे की आवाज में जो आत्मविश्वास था, वो किसी बच्चे का नहीं, बल्कि किसी अनुभवी मर्द का लग रहा था। कणिका ने अपनी डायरी निकालते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कर्नल रघुवीर है, देवांश ने झट से जवाब दिया।
कणिका ने व्यंग्य से पूछा। तो तुम यहां कैसे आए कर्नल? मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे आया, देवांश ने आगे कहा। 4 साल पहले मैं बॉर्डर पर था, ऑपरेशन थंडर पर, अपनी पूरी टीम के साथ। हम एक एक करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे थे और तभी अचानक मुझे 3 गोलियां यहां, उसने अपने सीने पर हाथ रखा, सीने पर लगीं और फिर आग और धुआं, सब धुआं। कणिका के हाथ कांप गए। ऑपरेशन थंडर एक टॉप सीक्रेट मिशन था जिसकी जानकारी पब्लिक में नहीं थी। कणिका ने खुद को संभालते हुए एक आखिरी सबसे मुश्किल सवाल पूछा। अच्छा रघुवीर, जैसा तुमने कहा, 4 साल पहले जो हादसा हुआ उसके बाद और यहां पैदा होने से पहले तुम कहां थे? उन 4 सालों में तुमने क्या किया? देवांश ने अपने माथे पर जोर दिया, आंखें बंद कर लीं। फिर जो उसने बताना शुरू किया उसे सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आत्मा कांप उठी। जब धुआं हटा, देवांश धीमी आवाज में बोला, मेरी टीम के लोग मुझे उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन मैं तो वहीं खड़ा था। मैं चिल्लाया, अरे मैं ठीक हूं, मुझे कहां ले जा रहे हो? पर मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था। मैं घर गया, प्रिया रो रही थी। मैंने उससे कहा, प्रिया तुम क्यों रो रही हो? मैं यहीं हूं। पर उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा, पर किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। देवांश की आंखें भर आईं। मैं कई सालों तक वहीं घर के आसपास भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़कर एक झटके में एक अंडे जैसी चीज में बंद कर दिया और मुझे यहां भेज दिया। उस दिन मिशन पर जाने से प्रिया मुझे रोक रही थी, पर देश की रक्षा मेरा फर्ज था। मैंने उससे वादा किया था, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। और जब मैं आज 4 साल बाद लौटा हूं तो कोई मुझे मेरी प्रिया से मिलने नहीं दे रहा। यह कहते कहते देवांश फूट फूट कर रो पड़ा। रामपाल, उसकी पत्नी और प्रधान की आंखों से आंसू बह निकले। एसपी कणिका, जो पत्थर दिल मानी जाती थी, उसकी आंखें भी नम हो गईं। लेकिन कणिका अभी भी कशमकश में थी। क्या यह सच में पुनर्जन्म है या यह कोई बहुत गहरी साजिश है? कणिका ने फैसला सुनाया, हमें इसे दिल्ली ले जाना होगा। सब दूध का दूध और पानी का पानी वहीं होगा। रामपाल को डर लग रहा था। अगर यह सच में कर्नल रघुवीर है तो क्या प्रिया उसे अपने साथ रख लेगी? क्या वो अपने बेटे देवांश को खो देगा? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त देवांश, उसके पिता रामपाल, गांव का प्रधान और एसपी कणिका पुलिस जीप में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो दिल्ली पहुंच गए। कणिका ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो। वो देवांश की तरफ मुड़ी। ठीक है कर्नल रघुवीर, अब तुम हमें रास्ता बताओ, हम भी तो देखें तुम्हें अपना घर याद भी है या नहीं। कणिका अभी भी उसका टेस्ट ले रही थी। देवांश बिना झिझके जीप से उतरा। दिल्ली की अनजान सड़कों पर वो ऐसे चल रहा था जैसे बरसों से यहीं रहता हो। वो आत्मविश्वास से एक गली से दूसरी गली मुड़ता। यहां से राइट लो, वो लाल बत्ती के बाद जो कट है वहां। रामपाल और प्रधान हैरान थे। देवांश आज तक दिल्ली तो क्या, अपने गांव से बाहर भी नहीं गया था। कुछ दूर चलने के बाद देवांश एक बड़े से गेट वाले घर के आगे आकर रुक गया। रुक जाओ, उसने कणिका से कहा, यही है मेरा घर। कणिका ने घर के बाहर लगी नेम प्लेट देखी, कर्नल रघुवीर सिंह, शहीद। कणिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से दरवाजा एक सुंदर जवान औरत ने खोला जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। देवांश उसे देखते ही पहचान गया। वो दरवाजे पर खड़े खड़े ही बोल पड़ा, प्रिया, प्रिया, तुमने ये सफेद विधवा वाली साड़ी क्यों पहन रखी है? और तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मैं तो जिंदा हूं, मैं वापस आ गया। सोचिए, एक छोटे 5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी। प्रिया हक्का बक्का रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसकी नजर एसपी कणिका की वर्दी पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या मजाक है मैडम? वो कणिका पर चीखी। कौन है ये बच्चा? इसे अंदाजा भी है ये क्या कह रहा है? मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो आप लोग? निकल जाइए यहां से। कणिका जानबूझकर खामोश रही। वो प्रिया और देवांश दोनों की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। तभी देवांश ने आगे कहा, अरे प्रिया, पहचाना नहीं मुझे? मैं हूं तुम्हारा पति रघुवीर। जब मैं 4 साल पहले मिशन पर जा रहा था तुम मुझे रोक रही थीं और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं लौट कर आऊंगा। देखो, मैं आ गया। और तुमने मेरी कलाई में एक काला तावीज भी बांधा था, याद है तुम्हें?
और हमारा बच्चा कहाँ है? बेटी हुई या बेटा? प्रिया के हाथ पैर कांपने लगे। एक 5 साल का बच्चा, उसके और उसके पति के बीच की वो आखिरी मुलाकात, वो तावीज, ये बातें सिर्फ उन दोनों को पता थीं। ये बच्चा कैसे जानता है? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा वो कोई सपना देख रही है। वो वहीं दरवाजे पर गिरने वाली थी कि कणिका ने उसे संभाला। प्लीज मैम, हमें अंदर आने दीजिए, बात बहुत जरूरी है। सभी लोग घर के अंदर दाखिल हुए। कणिका प्रिया को अकेले एक कमरे में ले गई और उसे शुरू से सारी बात समझाई। ये बच्चा हरियाणा के एक गांव का है, कणिका ने कहा। इसका नाम देवांश है। ये खुद को तुम्हारा पति कर्नल रघुवीर बताता है। ये कहता है इसका पुनर्जन्म हुआ है। प्रिया के लिए इन बातों पर यकीन करना नामुमकिन था। यह बकवास है। कोई मेरे पति की यादों का फायदा उठा रहा है। यह कोई साजिश है शायद, कणिका ने कहा। लेकिन वो ऑपरेशन थंडर के बारे में जानता है, वो उस तावीज के बारे में जानता है, और वो आपको पहचान गया। तभी देवांश की नजर घर के अंदर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर पर माला छड़ी हुई थी। वो तस्वीर रघुवीर की थी, यानी उसके पिछले जन्म की। तस्वीर पर माला देखकर देवांश के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत माला उतार फेंकी और जोर से बोला, ये मेरी फोटो पर माला किसने लगाई? मैं तो अभी जिंदा हूं। यह देखकर प्रिया और कणिका हक्का बक्का रह गईं। देवांश ने पल भर में अपने पिछले जन्म के रूप को पहचान लिया था। तभी देवांश की नजर अंदर के कमरे में पड़ी, जहां एक छोटा बच्चा खिलौनों से खेल रहा था। देवांश दौड़कर उस बच्चे के पास गया और उसे एक बाप की तरह कसकर गले लगा लिया। वो उसे चूमने लगा। मेरा बेटा, वो रोते हुए बोला। यह दृश्य कितना अजीब था। 2 लगभग हमउम्र बच्चे, और एक कह रहा था कि वो दूसरे का बाप है। कुदरत के खेल सच में निराले होते हैं। प्रिया ये सब देखकर कांप रही थी। उसने खुद को परखने का फैसला किया। वो देवांश के पास गई। अगर तुम रघुवीर हो तो बताओ, हमारी पहली मुलाकात कहां हुई थी? देवांश ने तुरंत कहा, आर्मी कैंटीन में। तुमने कॉफी गिरा दी थी मेरी वर्दी पर। प्रिया की आंखें फैल गईं। अगर तुम रघुवीर हो तो बताओ, मैंने इस घर में क्या बदलाव किया है तुम्हारे जाने के बाद? देवांश ने पूरे घर को देखा। तुमने मेरी स्टडी को स्टोर रूम बना दिया और बेडरूम की दीवार का रंग नीला करवा दिया। मुझे नीला रंग पसंद नहीं था। प्रिया अब खुद को रोक नहीं पाई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। देवांश ने शादी की एल्बम में घर के हर सदस्य को, रघुवीर के हर दोस्त को पहचान लिया। रामपाल, प्रधान और प्रिया, सबको यकीन हो गया था कि ये रघुवीर ही है, इसका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन एसपी कणिका के मन में अभी भी एक आखिरी डाउट था। कणिका ने प्रिया से कहा, ये सब बातें शायद किसी ने इसे सिखाई हों। मुझे एक आखिरी टेस्ट लेना है। कणिका को यह केस बंद करना था। उसे ठोस सबूत चाहिए थे। उसने अपने फोन से आर्मी हेडक्वार्टर में बात की। मुझे कर्नल रघुवीर की ऑपरेशन थंडर टीम के सभी जीवित जवान अभी यहां चाहिए। कुछ देर बाद आर्मी की एक जीप वहां पहुंची। उसमें से 4 फौजी उतरे। वो हैरान थे कि उन्हें एक शहीद कर्नल के घर क्यों बुलाया गया है। कणिका ने देवांश से कहा, पहचानते हो इन्हें? देवांश ने उन 4 को देखा और मुस्कुराया। वो एक एक करके सबके पास गया। सूबेदार शर्मा, तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई क्या? पाटिल, तूने अभी तक स्मोकिंग नहीं छोड़ी? सिंह, तुझे याद है कश्मीर में हम कैसे उस बंकर में फंस गए थे? देवांश एक एक करके सभी के नाम ले रहा था और उनके साथ बिताए वो पल और वो बातें बता रहा था जो सिर्फ उनके और उनके कर्नल के बीच थीं। सारे आर्मी जवान हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो समझ गए कि उनके सामने कौन खड़ा है। उन्होंने उस 5 साल के बच्चे को किसी बड़े अफसर की तरह जोरदार सैल्यूट किया। जय हिंद सर। यह कणिका के लिए आखिरी सबूत था। उसने अपनी डायरी बंद की। केस खत्म हो चुका था। पुनर्जन्म, जिस पर वो कभी यकीन नहीं करती थी, आज उसकी आंखों के सामने खड़ा था। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। रामपाल और उसकी पत्नी अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे और प्रिया अपने पति को फिर से जाने नहीं दे सकती थी। फैसला हुआ कि रामपाल और उसका परिवार दिल्ली में ही प्रिया के घर के पास रहेंगे। देवांश अपने बेटे के साथ खेलता, दोनों एक ही स्कूल में जाते। ये एक अजीब रिश्ता था जिसे दुनिया समझ नहीं पाती थी, पर उन सब ने इसे स्वीकार कर लिया था। पर समय का चक्र रुकता नहीं। रघुवीर की आत्मा ने अपना वादा पूरा किया था। वो लौट आया था।
जैसे जैसे देवांश बड़ा होता गया, उसकी पिछले जन्म की यादें धुंधली पड़ने लगीं। वो ऑपरेशन थंडर भूल गया। वो प्रिया को आंटी कहने लगा और अपने बेटे को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। 8 साल का होते होते देवांश को अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। वो एक आम बच्चा बन गया, जिसकी आंखों में अब कर्नल रघुवीर की नहीं, बल्कि देवांश के अपने सपने थे। शायद रघुवीर ने अपना वादा पूरा कर दिया था और अब वो चाहता था कि देवांश अपनी जिंदगी जिए। उस हादसे के बाद रामपाल, उसकी पत्नी और देवांश अपने गांव लौट गए। अब उस घर में केवल प्रिया रह गई थी, तन से अकेली, मगर मन से अब भी रघुवीर के साथ जुड़ी हुई। चारों ओर रघुवीर की यादें थीं, दीवारों पर उनकी मुस्कुराती तस्वीर, अलमारी में सहेजी उनकी चीजें और सबसे बड़ी निशानी उनका बेटा, जिसमें प्रिया हर दिन रघुवीर का अक्स देखती थी। वो बच्चे की आंखों में झांकती तो उसे लगता जैसे रघुवीर अब भी यहीं है, बस रूप बदलकर सांसों की तरह उसके आसपास मौजूद।